नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। खबर पक्की है लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उन कलंक कथाओं की जिनके खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है और आवाज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि बदलापुर उबल पड़ा। बदलापुर में भी एक शर्मनाक घटना हुई है और वो भी तब हुई है जब सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में हुई जघन्य वारदात को लेकर सुनवाई कर रहा है। बदलापुर में क्या हुआ है यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ यह जान लीजिए। हैवानियत के खिलाफ पूरा बदलापुर उबल पड़ा है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने आज से पहले इस जगह का नाम ना सुना हो। दरअसल बदलापुर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक शहर है। मुंबई से बदलापुर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। आखिर बदलापुर में ये आक्रोश क्यों उमड़ रहा है और हम कोलकाता की घटना के साथ आज इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो कौन से सवाल हैं जो इन दोनों जगहों से निकलकर सामने आ रहे हैं? आपको विस्तार से बताएंगे हर सवाल के बारे में और साथ में ये भी कि कोलकाता से बदलापुर के बीच आखिर और कौन से सवाल हैं जो आज पूछे जाने चाहिए। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। हत्यारों को फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो। 1 2 3 4 नहीं चलेगा अत्याचार। We want justice. We want justice. We want justice. हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। फांसी दो। We want justice. We want justice. लेकिन पहले बात करते हैं कोलकाता की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से उसका प्लान मांगा। कोर्ट ने टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट मांगी, जबकि 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। We are setting up under the authority of this court a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the RGKar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost. इस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता में हत्या का मामला नहीं है, ये मुद्दा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि FIR देर से क्यों दर्ज हुई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। जब हत्या हुई थी तो पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो FIR दर्ज कराए। आज उन्होंने सबसे पहले तो क्या है कि जितनी भी सर्कुलेशन हो रही हैं विक्टिम्स के नाम, फोटोज, वीडियो, उसको रोकने की मांग की है। कई सारे सवाल है कि सुबह की घटना शाम में, रात को किस तरीके से हुआ, कि पहला FIR जो है रिपोर्ट हुआ तो पुलिस ने क्यों रिपोर्ट किया, विक्टिम्स के फैमिली की तरफ से या किसी मेडिकल स्टाफ ने क्यों नहीं किया। तो इस तरीके के कई सारे सवाल जो है प्रोसीडिंग के दौरान लिए गए। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें की हैं, FIR पे फटकार लगाया, प्रिंसिपल के ट्रांसफर पे फटकार लगाया है। ये कई सारी चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए सवाल किए हैं और नेक्स्ट डेट पे CBI से उन्होंने रिपोर्ट मांगा। We are not alone.
मृतक डॉक्टर की पहचान उजागर होने पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर भी सवाल उठाए और पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, उन्हें इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया गया, उन्होंने ऐसी निष्क्रियता क्यों दिखाई। कोर्ट ने कहा कि यह व्यवस्थागत विफलता का संकेत है। सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से अस्पताल में हंगामे पर जांच रिपोर्ट मांगी, कहा कि जो जोड़तोड़ में शामिल थे उन पर कार्रवाई हो। नेशनल टास्क फोर्स बनाया 10 मेंबर्स का, जिसमें बाकी सारे जो जितने भी मेडिकल एसोसिएशन हैं उनसे जो सजेशंस मांगे हैं। और हमें लगता है जो नेशनल टास्क फोर्स उन्होंने बनाया ये काफ़ी ही अच्छा स्टेप है, जिसमें सारे मेडिकल एसोसिएशंस अपना सजेशन देंगे। लेकिन सीजीआई ने खुद 10 से 15 सजेशंस दिए हैं इसमें, जो हमें लगता है सबसे ज़्यादा वेलकमिंग है। चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर के हो, चाहे ड्यूटी रूम को लेकर के हो, चाहे किसी को एंट्री को लेकर के हो, इस तरीके से उन्होंने 10 से 15 सजेशंस खुद भी दिए और बाकी सजेशंस उन्होंने रिक्वेस्ट किया है बाकी मेडिकल एसोसिएशन से। और साथ ही साथ उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया कि प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें, जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट ने बताया कि टास्क फोर्स डॉक्टरों के सम्मानजनक कामकाज के लिए योजना तैयार करेगी। आइए आपको बताएं कि टास्क फोर्स किन अहम सवालों या मुद्दों का हल निकालेगी। पहला मुद्दा, क्या आपातकालीन कक्ष में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है? दूसरा मुद्दा, क्या हथियारों के साथ प्रवेश रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की आवश्यकता है? तीसरा मुद्दा, यदि कोई व्यक्ति मरीज नहीं है तो उसे एक सीमा से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चौथा मुद्दा, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए? पांचवा मुद्दा, क्या बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान होनी चाहिए? छठा मुद्दा, क्या चिकित्सा व्यवसाय की आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए? सुनवाई के दौरान डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां पर हैं। जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वो इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। बदलापुर के लोग गुस्से में हैं, इतने गुस्से में कि सड़कों पर उतर आए, ट्रेनों को रोक दिया। ये गुस्सा उन बच्चियों के लिए दिखा जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। ये बच्चियां नर्सरी में पढ़ती हैं और सब कुछ स्कूल में हुआ। स्कूल मतलब वो जगह जहां बच्चे घर के बाद सबसे ज्यादा समय गुजारते हैं। माँ बाप ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है। लेकिन बदलापुर की वारदात ने लोगों के इस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा देश इस वक्त कोलकाता की घटना के बाद आक्रोश में है। और कोलकाता से करीब 1800 किलोमीटर दूर ये है मुंबई से सटा एक छोटा सा शहर बदलापुर। हजारों लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए, ट्रेनों को रोक दिया, सड़कों पर उतर आए। क्योंकि बदलापुर के लोगों को लगता है कि अब यही आखिरी विकल्प है। ठाणे जिले के बदलापुर शहर में एक स्कूल के अंदर नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारी को इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बदलापुर के लोगों की मांग है कि कार्रवाई उस आदमी पर भी की जानी चाहिए जो स्कूल में हुए पाप के लिए जिम्मेदार है।
जिस स्कूल में ये वारदात हुई है उस पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों के लिए कोई महिला अटेंडेंट नहीं थी। स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं करते हैं। आरोप ये भी है कि स्कूल प्रशासन ने 1 अगस्त को ही एक पुरुष सफाई कर्मी को रखा जो छोटी बच्चियों को वॉशरूम ले जाया करता था और उसी ने बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने पहले इस मामले की अनदेखी की। पब्लिक सड़क पर उतरी तो महाराष्ट्र की सरकार हरकत में आ गई। एसआईटी के गठन का ऐलान कर दिया गया। जिस पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने एफआईआर में देरी की उसका तबादला कर दिया गया। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। शाम के 6 बज गए हैं और अब जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तब से इंतजार किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी जो थे उन्हें समझाने की कोशिश हो रही थी लेकिन कोई मान नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज करके लोगों को हटाया है। और जो पटरी है उसे खाली देखिए, अभी भी वहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें कि यहाँ पर वहाँ देखिए पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर, आरपीएफ पर। और देखिए मॉब जो है अब भी जाने को तैयार नहीं है। एक पत्थर देखिए यहाँ पर आकर मेरे पैर के यहाँ पर पास में गिरा हुआ है। पथराव अब हो रहा है पब्लिक की तरफ से, लेकिन जो पुलिस है अब वो आगे बढ़ रही है। और सुबह से जो एक आंदोलन चला था देखिए उस तरफ से और भी पत्थर सामने से लोग फेंक रहे हैं। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश kरेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। महाराष्ट्र का विपक्ष इस मामले में सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो बेटियों को बचाने में नाकाम साबित हो रही है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देहरादून से मुरादाबाद तक वही कलंक कथा। सवाल ये, आखिर कुछ बदलता क्यों नहीं? निर्भया कांड के बाद कानून में बदलाव हुए, प्रावधान सख्त हुए, लेकिन क्या कुछ बदला? जवाब है नहीं। अगर बदला होता तो कोलकाता कांड ना होता। अगर बदला होता तो बदलापुर में जो हुआ वो ना होता। देहरादून में एक मानसिक रूप से बीमार बेटी का बलात्कार ना होता। मुरादाबाद में एक नर्स का रेप ना होता। सवाल यह है कि चूक कहां हो रही है? ऐसा क्या किया जाए कि तस्वीर बदल जाए? देहरादून की इस घृणित घटना के बारे में सुनेंगे तो प्रतिक्रिया के लिए शब्द कम पड़ेंगे। इंसान कहलाने वाले इन 5 आरोपियों पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का आरोप है। इन लोगों ने 13 अगस्त की रात को आईएसबीटी पर खड़ी बस में बच्ची से गैंगरेप किया और उसे एक दुकान पर छोड़कर चले गए। एक संदिग्ध जब आईएसबीटी के पास एक दुकान पर लड़की से बात कर रहा था, उसी समय एक गार्ड को शक हुआ तो उसने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर दिया। समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहाँ पर घूमते हुए मिली थी जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ एक घटनाक्रम हुआ। बच्ची अपने बारे में कुछ नहीं बता सकी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया, जहां बच्ची की 3 दिनों तक लगातार काउंसलिंग करके उसके परिवार के बारे में भी जानने की कोशिश की गई। इसी दौरान बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में जानकारी दी। मैं इस मामले में अपने सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये बच्ची शायद आगरा की है, तो उनसे भी मैं इस बारे में अभी चर्चा करूंगी
कि क्यों और किन हालात में परिवार ने उसको ऐसे एक बस में बिठा के निकाल दिया। जब एसएसपी साहब से मेरी बात हुई तो उनका भी ये मानना था कि जो बच्ची के रिएक्शन है उससे लगता है कि शायद वो लंबे समय से इस तरह के दुष्कर्म या अत्याचार का शिकार रही है। तो हमें वो भी पता कराना है कि जो भी संबंधित परिजन थे वो क्या कर रहे थे और किन हालात में बच्ची घर से निकलकर पंजाब होते हुए देहरादून तक पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने के बाद घटना को अंजाम देने वाले 2 ड्राइवरों, एक क्लीनर, एक कैशियर और एक कंडक्टर की गिरफ्तारी कर ली गई है। 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट हमारी जो एफएसएल की टीम है उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी अगर कोई सैंपल वगैरह एफएसएल से तो वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की खबर भी पूरे समाज को शर्मिंदा करने वाली है। वहां के निजी अस्पताल में नर्स के साथ रेप करने का मामला सामने आया था, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल के डॉक्टर शहनवाज मलिक के अलावा इस वारदात में एक वार्ड बॉय और एक नर्स का भी नाम था। आपको एक रिपोर्ट की भी जानकारी दे दें जो बेहद चिंताजनक है। केरल सरकार ने सोमवार को न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की, जिसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पावर ग्रुप ये तय करता है कि किसे इंडस्ट्री में रहना चाहिए और किसे फिल्मों में लेना चाहिए। इस ग्रुप में कुछ निर्देशक, निर्माता, एक्टर्स शामिल हैं जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं और वो सिनेमा में काम करने वाले लोगों पर रहते हैं। पावरफुल निर्देशकों, निर्माताओं और एक्टर्स के एक ग्रुप को माफिया कहा गया है क्योंकि ये अपने खिलाफ बोलने वालों के करियर को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। कोलकाता से बदलापुर और मुरादाबाद से देहरादून तक एक बात कॉमन है, कानून कड़े हो रहे हैं लेकिन अपराधियों में भय कम नहीं हो रहा है। आखिर अदालतें कहां-कहां हस्तक्षेप करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबर पक्की है में आज इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।